गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो फुल ऑन डिटेल होने वाला है। मेरा अभी रिसेंटली आईटी आया है और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा डिटेल दिखाऊंगा आपको कि आईटी आने के बाद पेमेंट पेज तक कैसे लेके जानी है, अपनी प्रोफाइल कैसे सबमिट करनी है। एक एक स्टेप हम कवर करेंगे इसमें। आईटी आने के बाद क्या प्रोसेस होता है पीआर फाइल का, फॉर्म्स कैसे सबमिट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर्स देने हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, एड्रेस हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री कैसे सबमिट करनी है, किस ऑर्डर में सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, अरेंज कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स। सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये लास्ट तक देखें वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको, क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। मैं ऐसे 7 और वीडियोज़ पे काम कर रहा हूँ जो फुल ऑन डिटेल्ड वीडियोज़ होंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। मैं स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल कैसे करनी है खुद से, उसका वीडियो बना रहा हूँ, विजिटर वीज़ा का बना रहा हूँ, वर्क परमिट का, वर्क परमिट एक्सटेंशन का, स्पाउस स्पॉन्सरशिप का। आप ये वीडियो देख के तुरंत समझ जाएंगे कि कितना डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और गाइज, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ब्लर करने वाला हूँ। आई होप यू गाइज वोंट माइंड दैट एंड या लेट्स डू इट। तो ये हो गया अपना लॉगिन यहाँ पे, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल सबसे ऊपर है, जो मेरी अभी करंटली इन प्रोसेस है और जिसमें करंट स्टेटस अभी दिखा रहा है कि इनविटेशन रिसीव्ड। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है इस फाइल में। और बाकी की जो फाइल दिख रही है वो मेरी विजिटर वीज़ा की थी, वर्क परमिट की एप्लीकेशन थी, ये मेरी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन थी। और सारी एप्लीकेशन मैंने खुद अपने आप सबमिट की है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। तो अब में से किसी के भी क्वेश्चन हैं इन सब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, सो जस्ट मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स आप डाल दो, और या फिर मैं अपनी एक ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर दूंगा, उस पर मुझे ईमेल करो। ये ईमेल सिर्फ एक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही बनाई है मैंने ये, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं जेन्युइनली उनका रिप्लाई करूँगा। और आप नीचे देख पा रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही आपको आईटी आ जाएगा, इनविटेशन आ जाएगा, उसके बाद आपको दिखेगा नीचे एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और ये फ़ाइल के थ्रू आपको अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की जो फ़ाइल है वो सबमिट करनी है। ये सिर्फ एक स्टेटस है, आपकी फ़ाइल यहाँ से सबमिट नहीं होगी, आपकी फ़ाइल यहाँ से कंटिन्यू होगी अभी पीआर की। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है आईटी आने के बाद, आप या तो इसको डिक्लाइन करो या फिर आप कंटिन्यू करो एप्लीकेशन। तो हम करेंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ सभी को कि ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम फिल करने वाले हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक एक्सेल शीट में मैंने सेव कर ली है, ताकि जब भी मैं यहाँ पे फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली एक्सेल शीट से देख के फिल कर पाऊँ। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ वो एक्सेल शीट। सो गाइस, ये बनाई है मैंने एक शीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी पर्सनल हिस्ट्री की पूरी लिस्ट यहाँ पे तैयार की हुई है, ट्रैवल हिस्ट्री की पूरी लिस्ट तैयार है, एड्रेस हिस्ट्री की पूरी लिस्ट तैयार है। इधर फिर मेरे पास वर्क परमिट और एक्सप्रेस एंट्री की पूरी डिटेल्स हैं, फ़ाइल नंबर्स हैं, यूसीआई नंबर्स हैं, वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट्स हैं। फिर यहाँ मेरे पासपोर्ट की डिटेल्स हैं पूरी, यहाँ मेरी वाइफ़ के पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ्स हैं मेरे, मेरी वाइफ़ के, मेरे सिबलिंग्स के, मेरी वाइफ़ के सिबलिंग्स के, मेरे पेरेंट्स के, उसके पेरेंट्स के। तो ये सब आपको डेट ऑफ बर्थ सबकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म्स भरेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम फैमिली डिटेल्स भरेंगे तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वो मांगता है, नाम, फैमिली मेम्बर्स के और उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप हैंडी रख लें स्टार्टिंग में ही एक शीट पे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप फटाफट यहाँ से देख के वहाँ पे डाल सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ऑन द स्पॉट। तो कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिक वही फ्रॉम डेट्स हैं यहाँ पे सारी, ये 2 डेट्स हैं, यहाँ एक्टिविटी टाइप है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने जहाँ पे अनएम्प्लॉयड था मैं वहाँ पे मैंने अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे तो आप अनएम्प्लॉयड लिखो। यहाँ मेरी जॉब पोजीशन जो भी मेरी थी वो हैं, यहाँ सिटी और कंट्री जो भी है आपकी वो यहाँ पे डाल लो। स्टेटस इन कंट्री, किस वर्क परमिट पे थे आप, यहाँ पे वर्क परमिट थे तो वर्क परमिट, स्टडी परमिट तो स्टडी परमिट। यहाँ पे मेरा अभी फ़िलहाल वर्क परमिट पे था मैं पिछले कुछ टाइम से, तो उससे पहले स्टडी परमिट पे था, तो वो सब मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है। और यहाँ पे फिर मेरे नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर और कॉलेज, तो यहाँ पे जो भी आपका एम्प्लॉयर अगर जॉब कर रहे थे तो एम्प्लॉयर का नाम, अगर
पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अपना कॉलेज का नाम लिख दो, और अगर कुछ नहीं कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड थे, तो यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयड लिख दो। यहाँ पे डेट्स हैं, फ्रॉम, ये 2 डेट्स हैं। सेम ऐसा ही ट्रैवल हिस्ट्री में है, फ्रॉम डेट टू डेट, डिपार्चर, कौन से एयरपोर्ट से आपने फ़्लाइट ली थी, डेस्टिनेशन, पर्पज़ ऑफ विज़िट। मैंने यहाँ पे फैमिली विजिट्स लिखा नीचे। अच्छा, ये मेरी एक पहली जो ट्रिप थी इंडिया से, जब मैं पहली बार यहाँ कनाडा आया था, तो ये वो ट्रिप है। यहाँ मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये ट्रिप डालें कि नहीं डालें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे ट्रैवल हिस्ट्री के, वहाँ पे आपसे पूछता है कि टू डेट क्या है, ये ट्रिप कब से कब तक थी। तो फर्स्ट टाइम जब हम आते हैं तो उसमें टू डेट तो होती नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ स्टडी परमिट पे आए हैं। तो ये जो ट्रिप है ये आपको ऑप्शनल है, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप कनाडा को एंकर पॉइंट मान के यहाँ से बाहर कितनी बार गए हो वो वाली ट्रिप्स आप सिर्फ मेंशन करो ट्रैवल हिस्ट्री में, चाहे आप इंडिया गए हो या किसी भी कंट्री में गए हो। सेम ऐसा ही मैंने एड्रेस हिस्ट्री में किया है, फ्रॉम डेट टू डेट, कौन सी सिटी में मैं रहा, कंट्री कौन सी थी, एड्रेस सारे मैंने लिख लिए यहाँ पे पहले ही, पोस्टल कोड्स लिख लिए हैं। और या बस यही सब है गाइस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है ताकि मैं फटाफट से फॉर्म भर सकूँ इसमें से देख देख के। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी ऐसी एक इन्फॉर्मेशन शीट बना लो, ताकि जब आप अपनी एप्लीकेशन भरो तो सब एक जगह से ही आप कॉपी कर सको फटाफट। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने जीसी के लॉगिन में, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भरने हैं सारे फॉर्म्स। तो ये है मेरा अकाउंट, और अब हम कंटिन्यू एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब जो जो स्टेप्स आएंगे वो मैं कैसे कर रहा हूँ। क्लिक ऑन कंटिन्यू एप्लीकेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट ने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है, जो हमने पहले इन्फॉर्मेशन फिल की थी, तो वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएंगी। आप सिर्फ वेरीफाई करो कि वो सही है और नेक्स्ट करते जाओ। अगर सही नहीं है तो उसको यहाँ पे आपको अभी ये चांस है कि आप इसको करेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट करूँगा, ये सब सही है। मैरिटल स्टेटस मैरिड, विल दिस पर्सन अकम्पनी यू टू कनाडा, ये मेरी स्पाउस के बारे में है। तो नेक्स्ट, यहाँ मेरी स्पाउस की डिटेल, उनका नाम, नेक्स्ट। इसके बाद है डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। सो यहाँ आपको अगर आपके हैं तो आपको येस करना है, बाद में उनकी सबकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो इन आवर केस वी डोंट हैव, सो आई सेलेक्ट नो। फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, ये आपको फ़ीस के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी फ़ीस पे करोगे। मेरे केस में मैं दोनों फ़ीस एक साथ पे करने वाला हूँ, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। तो उसके बाद आपको ये सारी जो लिस्ट है वो फॉर्म आपको यहाँ दिखा देगा। अब इसमें बहुत सारे आप देख पा रहे हो कि इन प्रोसेस है, कुछ कंप्लीट भी हैं, वहाँ आपको कुछ करना नहीं है। और जो इन प्रोसेस है वो फाइल्स, उसमें भी आपको बहुत सारे फॉर्म्स में बहुत सारी डिटेल जो है वो आपको ऑलरेडी फिल मिलेगी। आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है, और कुछ डिटेल्स जो नहीं है, एडिशनल हैं, वो आपको फिल करनी है। तो जब ये सारे के सारे फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप जब नेक्स्ट करोगे तब आपको दिखाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो मैं पर्सनल डिटेल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मेरा नाम दिखा रहा है, हैड दिस पर्सन एवर यूज्ड एनी अदर नेम। अगर आपने कोई अलग नाम यूज़ किया है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है हाइट, तो ये आपको मिल सकती है आपके कनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो आप यहाँ पे अपनी जो है हाइट सेंटीमीटर्स में डालोगे, या फिर आपको अगर फीट और इंचज़ में डालनी है तो यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी आई कलर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। अब ये आपका मैरिटल स्टेटस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डेट ऑफ मैरिज मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ये मैंने डेट डाल दी। प्रीवियसली कोई और शादी की है या किसी और रिलेशनशिप में आप थे तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। फिर इसके बाद है कि आपका जो पासपोर्ट आईडी है वो, तो मुझे ये वापस फिल करने की ज़रूरत नहीं है ये यहाँ पे। तो आई जस्ट क्विकली रिमूव दिस एंड आई जस्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट हो क्या। तो अगर आप नहीं हो तो नो सेलेक्ट करें, अगर हो तो येस सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है इमिग्रेशन हिस्ट्री। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन पास्ट 10 ईयर्स हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स फॉर एप्लीकेशन। सो अगर आपने दिए हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करोगे। मेरे केस में नो था, मैंने कभी नहीं दिए तो मैंने नो सेलेक्ट किया। अब इसमें पूछ रहा है आपने कभी पहले इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें आपको येस सेलेक्ट करना है। अगर आप कनाडा में हो और आपने कोई भी एप्लीकेशन, स्टडी परमिट या वर्क परमिट आपके पास है, तो आपको इसमें येस सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो भी इमिग्रेशन के अंडर आता है।
तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। इसके बाद वो पूछ रहा है हैज़ दिस एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंसी बिफोर। सो मेरे केस में नो है। अगर आपने अप्लाई किया है पहले तो आप येस करेंगे और फिर वो आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछेगा पुराना, तो वो आपको मेंशन करना है। यूसीआई नंबर है इसमें, तो ये यहाँ पे यूसीआई नंबर मेरा ऑलरेडी आ गया है, तो अगर आपका नहीं दिखा रहा है इसमें तो आप यूसीआई नंबर जो अपनी शीट आपको बताई थी उसमें से आप कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपकी जो भी एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना अपनी कंट्री। करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस कनाडा, मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब सही है, मैं नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि वी नीड टू नो सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फैमिली, टेल अस अबाउट हिज हर फैमिली। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप कितने मेंबर हो जो कनाडा आने वाले हो, जो इस एप्लीकेशन का पार्ट हो। तो मेरे केस में मैं और मेरी स्पाउस ही हैं सिर्फ, तो मैंने यहाँ 2 सेलेक्ट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी दिस एप्लीकेंट वुड ब्रिंग टू कनाडा इन कनेडियन डॉलर्स। सो गाइस मेरे केस में ये मैंने जो अमाउंट डाल के रखा है ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी एक्सप्रेस एंट्री की, उस टाइम मुझे श्योर नहीं था कि मेरा जो इन्विटेशन है वो सीईसी के अंडर आएगा या FSW के अंडर आएगा। सो आपके केस में आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 100% श्योर हो कि आपका इन्विटेशन जो है वो सीईसी के अंडर आएगा तो आप यहाँ $0 मेंशन कर सकते हो और आप अपना जॉब का लेटर जो है वो साथ में लगा सकते हो। बाद में जहाँ पे आपको पूछेगा फंड्स की प्रूफ, तो वहाँ पे आप एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिख के वो अटैच कर सकते हो वहाँ पे कि मेरा कनाडा में फुल टाइम जॉब चालू है और इसलिए मैंने यहाँ पे कोई फंड्स नहीं दिखाए हैं, इसलिए मैंने 0 मेंशन किया है। दैट्स टोटली फाइन। सो ये गाइज ये पर्सनल चॉइस है यहाँ पे कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या फिल करना है। मेरे केस में मेरे पास फंड्स अवेलेबल थे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है डज दिस एप्लीकेंट हैज़ एनी रिलेटिव इन कनाडा। सो मेरे केस में कोई रिलेटिव यहाँ पे कनाडा में नहीं रह रहे हैं तो मैंने नो सेलेक्ट किया है। आपके केस में अगर यहाँ पे हैं कोई तो उसके एडिशनल पॉइंट्स हैं तो आप ज़रूर सेलेक्ट करें और फिर उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करें। नेक्स्ट है प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस इमीडिएट फैमिली मेम्बर। सो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है जहाँ आपको फैमिली डिटेल्स भरनी है एप्लीकेंट्स की, दोनों की, मतलब प्रिंसिपल की भी और जो आपकी स्पाउस है उनकी भी। स्पाउस की आपको बाद में भरनी है जब उनके फॉर्म्स हम भरेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है प्रोसेस, तो मैं फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको दिखाता हूँ फाइनल स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए। ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कैसे करना है ये। तो यहाँ पे आप रिलेशन टू दिस एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फैमिली मेम्बर है उसका, और फिर वही सिंपल जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। और ये जैसे ही आप ऐड करोगे ये पूरा फॉर्म जो है वो ब्लैंक हो जाएगा और उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट फैमिली मेम्बर का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, अगर किसी की भी डेथ हो रखी है फैमिली मेम्बर्स में जो आपके ब्लड रिलेशन में है तो उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। शायद बाद में आपको उनके डेथ सर्टिफिकेट्स भी देने पड़े, सो हैंडी रखना ये सारी इन्फॉर्मेशन भी। तो गाइज़ ये डिटेल्स यहाँ पे सारी फिल हो गई है प्रिंसिपल एप्लीकेंट की। ये आपको ऐसे अपने फादर का नाम, मदर का, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स उनकी यहाँ डिटेल्स डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालने हैं, फर्स्ट लास्ट नेम डालना है, रिलेशनशिप डालनी है और एक ऐसी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कि हैव यू टोल्ड अस अबाउट ऑल द रिलेटिव्स ऑफ दिस प्रिंसिपल एप्लीकेंट। सो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सेव एंड एग्जिट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा। सो फैमिली डिटेल्स कंप्लीट हो गई गाइस और मैं अभी नेक्स्ट फॉर्म आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि फैमिली डिटेल्स में जो रोज़ हैं वो मैटर नहीं करती किस ऑर्डर में है, किसी का भी नाम ऊपर या किसी का भी नाम नीचे हो सकता है। सो ये है अभी यहाँ पे ग्रीन आ गया है यहाँ पे कंप्लीटेड। तो ये जो पर्सनल डिटेल्स जो हमारी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है उस पर चलते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपको लैंग्वेज, नेक्स्ट यहाँ पे आपका टेलीफ़ोन नंबर पूछ रहा है तो किस टाइप का नंबर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करो। फिर आप यहाँ पे यूएस कनाडा सेलेक्ट करो तो अपने आप जो कंट्री कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है एरिया कोड के साथ। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ। एक्सटेंशन कुछ होता नहीं मोबाइल में, सो जस्ट सेव एंड ऐड। ये नंबर यहाँ पे ऐड हो गया है। और अभी उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इस नंबर पे कोई फैक्स की सर्विस है क्या, तो आप नो कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका है यस तो यस करो, फिर नेक्स्ट। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ फील्ड आ जाएगी, उसको आपको सिर्फ कंफर्म करना है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सारी की सारी ईमेल्स इस पर आएंगी नोटिफिकेशंस कि आपके अकाउंट में कोई नया मैसेज आया है। तो मेरे केस में ये सही लग रहा है मुझे तो मैं नेक्स्ट करूँगा।
इसके बाद पूछ रहा है आपका करंट मेलिंग एड्रेस क्या है। तो आपको अपना यहाँ पे करंट मेलिंग एड्रेस मेंशन करना है, जिस पे अगर इन केस कोई लेटर अगर वो भेजते हैं तो वो इस एड्रेस पे पहुँचेगा। तो मेक श्योर कि आपका जो एड्रेस है आप वहीं पे रह रहे हो, या फिर आपके किसी नोन का है जो आपको बता दे टाइम पे कि आपका कोई मेल आया है या कोई लेटर आया है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दे। तो यहाँ पे वो एड्रेस डालना है। तो गाइस इसके बाद कुछ ज़्यादा है नहीं, ये इसमें मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के नेक्स्ट करता हूँ, सेव करता हूँ ये फॉर्म, और जो नेक्स्ट जो फॉर्म है एड्रेस वाला उस पर हम चलते हैं। सो गाइस मेलिंग एड्रेस कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट है अपना एड्रेस हिस्ट्री। यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें मेन ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ है कि अगर आपकी एज अभी फ़िलहाल 28 से कम है तो आपको 18th बर्थडे के बाद की ही हिस्ट्री देनी है, आपको उससे पहले की हिस्ट्री नहीं देनी है। और किसी की एज अगर 28 से ज़्यादा है, लेट्स से कोई 30 की एज में है या 35 की एज में है, तो उनको अपने लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री देनी है। सो सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे इन्फॉर्मेशन, उसको आपको मोस्ट रिसेंट से स्टार्ट करना है। जहाँ आप अभी करंटली रह रहे हो वो सबसे पहले डालो, ताकि वो रो में सबसे ऊपर आए, और उसके बाद फिर बैकडेट में जाते जाओ, ताकि वो सारी की सारी जो रोज़ हैं वो एक ऑर्डर में आ जाए वहाँ पे, ताकि पढ़ने वाले के लिए भी ईजी हो। तो ये काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें, क्योंकि 10 साल का रिकॉर्ड है और मैं भी नहीं चाहता कोई गलती इसमें हो। तो पूरी लिस्ट क्रिएट होने के बाद मैं आपको फाइनल स्क्रीन दिखाता हूँ। सो गाइस ये मैंने 10 साल की एड्रेस हिस्ट्री यहाँ फिल कर दी है। तो आपको मोस्ट रिसेंट से स्टार्ट करना है। उसमें कोई टू डेट नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका करंट एड्रेस होगा, और उसके नीचे की जो भी रोज़ हैं उस सब रोज़ में आपको पुराने एड्रेस डालने हैं। सबसे लास्ट वाली रो में सबसे लास्ट एड्रेस आएगा जो आपका 10 साल पहले का एड्रेस होगा। आपको इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको इसमें कोई गैप नहीं आने देना। आप देख रहे हो मेरी एड्रेस हिस्ट्री में कोई भी गैप नहीं है एक दिन का भी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पिछले 10 साल का जो भी एड्रेस हिस्ट्री दे रहे हो उसमें कोई गैप ना हो, एक एक दिन कवर होना चाहिए उसमें। अदरवाइज़ ना तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, और अगर सिस्टम एक्सेप्ट कर भी लेता है तो आपको किकबैक पक्का आएगा इमिग्रेशन से। सो आप कोई भी गैप इसमें ना छोड़ें। और बस यही है सिंपल तरीका, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ और आपको नेक्स्ट वाला फॉर्म दिखाता हूँ। सो गाइज एड्रेस हिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है लैंग्वेज एंड एजुकेशन हिस्ट्री का है। और तो इसमें मैं यहाँ पे अपनी मदर टंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछ रहा है आपकी जो एजुकेशन हिस्ट्री है वो होपफुली आपका, हाँ ये नीचे यहाँ पर आपका ऑलरेडी दिखा रहा है ऐड, जिसके आपने पॉइंट क्लेम किए हैं। बस क्रॉस चेक कर लो ये सब सही है डिटेल, फिर आप नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका आइल्स का, तो जो भी आपका एप्लीकेबल है स्कोर सब चेक कर लो। उसके बाद सेव एंड एग्जिट, तो ये आपका कंप्लीटेड स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला जो फॉर्म है वो पूरा सही भरने के बाद भी इन प्रोसेस दिखा रहा है, तो मैं उसको बाद में देखता हूँ। मैं फ़िलहाल ये बाकी के जो फॉर्म्स हैं वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैं एप्लीकेशन वाले में जाता हूँ, इन विच प्रोविंस और टेरिटरी यू आर इंटरेस्टेड। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी है सेलेक्ट कर लो। तो आपको अगर इनविटेशन आया है प्रोविंस की तरफ से तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप नो करो। तो सेव एंड एग्ज़िट। तो ये भी फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। वर्क हिस्ट्री का आपका ऑलरेडी कंप्लीट दिखा रहा है, क्योंकि आपको उसके बेस पे पॉइंट्स मिले हैं, उसके बेस पे ही आपको आईटी आया है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ये एक जो क्वेश्चन है आपकी वर्क हिस्ट्री में, डज दिस एप्लीकेंट हैज़ ए जॉब ऑफर इन कनाडा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं उनके पास जॉब है यहाँ, तो वो उनकी वैलिड जॉब है। पर मैं आपको बता दूं ये वो जॉब ऑफ़र नहीं है। यहाँ पे अगर आप येस करोगे तो आपको ये LMIA वाला जो जॉब ऑफ़र है ये उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन ऐड कर देगा, फिर आपको वो सब आंसर करने पड़ेंगे। तो अगर आप कनाडा में, अगर आपके पास पॉजिटिव LMIA नहीं है, आपके एम्प्लॉयर ने वो कहीं पे एडवर्टाइज़ नहीं की है वो जॉब, तो फिर आपकी जॉब ऑफ़र जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती है। इसमें वैलिड जॉब ऑफ़र में सिर्फ वही जॉब्स आती हैं जो एम्प्लॉयर यहाँ जो पोर्टल पे आपको एडवर्टाइज़ करके देता है, आपको पॉजिटिव LMIA दिलवाता है। अदरवाइज़ हमारी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो जॉब्स हैं वो हमारी जो है वो वैलिड जॉब ऑफ़र में नहीं आती। तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है और आपके वो सारे क्वेश्चन जो है वो गायब हो जाएंगे। तो आपको फिर भी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो कोई भी जॉब आप कर रहे हो, नोक बी की, ए की, ज़ीरो की, तो वो सब वैलिड है। बस आपका जो जॉब ऑफ़र है उसके आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है आपको, अनलेस यू हैव पॉजिटिव LMIA। तो यहाँ पे नो है तो नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को ये दिखाएगा यहाँ पे मेरी वर्क हिस्ट्री। तो मेरा वर्क यहाँ ऑलरेडी ये एडिड है, तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बेस पे ही मेरे को पॉइंट्स मिले हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दूँगा।
एक रिसर्च बेस्ड जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल है यहाँ पे, इसका आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो, उससे आपकी प्रोफाइल के डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके ऊपर है कि वो आप उनको अलाउ करते हो कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इट डजेंट मैटर, यहाँ पे आप येस करो या नो करो, मैंने येस किया हुआ है। तो और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, कई इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपकी जॉब है उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है कि नहीं। मोस्ट केसेस में नहीं होता, पर जो डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रेड्स की जो जॉब्स हैं उनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको नहीं पता यहाँ पे कि क्या आएगा तो आप आई डोंट नो सेलेक्ट कर सकते हो, पर मुझे पता है मेरी जॉब के लिए कोई लाइसेंस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने नो सेलेक्ट किया यहाँ पे। मैं सेव एंड एग्जिट करूँगा, ये पूरा सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मोस्टली ऑलरेडी एडिड ही था, तो ये वर्क वाला भी हो गया। अब कॉन्टेक्ट्स वाला एक बार फिर से मैं देखता हूँ लास्ट में, क्योंकि इसमें सिर्फ बाकी सब हो गए हैं। और जो मेन इम्पोर्टेंट जो है अभी पर्सनल हिस्ट्री का, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया है, वो इसमें है, वो पर्सनल हिस्ट्री में। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ अब ये मेरे से पूछा है कि पिछले जो 10 साल की जो हिस्ट्री है या फिर 18th बर्थडे से जो हिस्ट्री है वो आप बताओ। पर्सनल हिस्ट्री, एक्टिविटी टाइप सिलेक्ट करनी है, क्या कर रहे थे उस टाइम पे, वो सब यहाँ पे देना है। जैसा हमने एड्रेस हिस्ट्री में किया है सेम इसमें करना है। मोस्ट रिसेंट से हमने स्टार्ट करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, और बैक डेट में जाते जाना है। तो मैं ये भर के एक बार फिर से इसका भी स्क्रीन शेयर करूँगा, तरीका वही सेम है। मोस्ट रिसेंट से स्टार्ट करेंगे और बैक डेट में जाते जाएंगे। अगर आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है तो आप यहाँ पे उसको ऑन गोइंग सेलेक्ट कर लेंगे। बस एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ एक्टिविटी टाइप करना है, पे मंथ, अब टू डेट, कब से कब तक हुई है, ईयर, मंथ, और अब यहाँ जो भी रोल था वो, कंपनी का नाम, प्लेस, जो भी कंट्री है, प्रोविंस, और लास्ट में सिटी, बस। और इसके बाद ऐड कर देंगे। ऐसे ही आप बाकी सारी रो भी ऐड कर देंगे, और फिर मैं आपको फाइनल स्क्रीन दिखाता हूँ अभी कि सारी रोज़ कैसे दिखेंगी। मैंने ये पूरा 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो मैंने यहाँ फिल कर दिया है, सेम वही एड्रेस हिस्ट्री के जैसा है। सबसे पहले मोस्ट रिसेंट वाला डाला, फिर उसके बाद बैक डेट में गया मैं, तो ये मेरा पूरा ऐसा एक ऑर्डर में आ गया है। आपको मैंने बताया था ये वीडियो पोस्ट करने से पहले कि यहाँ पे कुछ जो रोज़ थी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम की वजह से आ गई थी, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन भरी हुई थी वो। तो मैंने वो सारी की सारी रो डिलीट की ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद मैंने फिर से ऐड कर दी। इट जस्ट टुक मी लाइक 15-20 मिनट्स, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी पूरा जो डिटेल्स था वो मेरे पास एक एक्सेल शीट में रेडी था। तो आई वुड रियली रिकमेंड जो भी ये कर रहा है आप में से, तो वो ऐसे ही करे। पहले एक पूरी लिस्ट बना ले और सारी की सारी रो जो है वो वापस से ऐड करे। अब ये दिखने में भी अच्छा लगता है, किसी के लिए भी ईजी है समझना कि भाई करंट डेट से लेके कि बैक डेट में जा रहे हैं 10 साल। तो ये पर्सनल एक्टिविटीज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका ट्रैवल वाला। तो मैं इसको यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसे पूछ रहे हैं कि तुमने सारी मेंशन कर दी है 10 साल की, तो यस करो यहाँ पे और नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करते ही आपको ट्रैवल हिस्ट्री वाला दिखेगा। तो ये आ गया है अभी अपना पर्सनल हिस्ट्री के बाद ट्रैवल हिस्ट्री वाला। इसमें भी सेम वही पिछले 10 साल का पूरा रिकॉर्ड देना है, या फिर वो 18 बर्थडे से। तो कहाँ कहाँ आप गए हो, अभी क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझो। इसमें पूछ रहा हो कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये उनके लिए जो अभी तक इंडिया में है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस ये इनके लिए है जिन जो अभी कनाडा में है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा है। इसमें कंफ्यूज ना हो। जो लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और ये फॉर्म भर रहे हैं, उनको वो ट्रैवल डेट्स डालनी है जो वो इंडिया के बाहर कहीं गए हैं, वो ट्रिप्स इंक्लूड करनी है। जैसे कोई दुबई घूम के आया है या फिर सिंगापुर गया है, तो ये सब ट्रिप्स उनको ऐड करनी है। अब अगर आप कोई यहाँ ऑलरेडी रह रहे हो, काम कर रहे हो कनाडा में, तो आपको कनाडा को एंकर पॉइंट मान के आपको डिटेल्स फिल करनी है कि आप कनाडा से बाहर कहाँ कहाँ गए हो। मेरे केस में मैं सिर्फ इंडिया गया हूँ मेरी फैमिली को विजिट करने, तो मैं सिर्फ वो वाली ट्रिप ऐड करूँगा। और मोस्टली लोगों का जो कन्फ्यूज़न होता है कि भाई पहली ट्रिप ऐड करनी है कि नहीं, जब हम फर्स्ट टाइम कनाडा आए थे, तो वो नहीं करनी है ऐड। आप फ़िलहाल कनाडा में हो, आप यहाँ रह रहे हो, तो यहाँ के बाहर आप जितनी बार गए हो, जहाँ जहाँ गए हो, वो ट्रिप्स ऐड करो। और मेक श्योर कि जो फॉर्मेट है, जैसे हमने अभी एड्रेस हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री में जो फॉलो किया है, मोस्ट रिसेंट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद पुरानी वाली, तो वैसे ही इसमें कर देंगे। मेरे केस में 3 ही है ट्रैवल, तो मैं अभी फटाफट से ऐड कर देता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो गाइस मैंने ये एक जो फर्स्ट रो के लिए जो मैंने डेटा फिल किया है ट्रैवल हिस्ट्री में, आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन है कि आप कहीं गए हो बाहर, तो मैंने येस किया है। फ्रॉम कब से कब तक गए हो, तो
वो मैंने यहाँ डेट डाल दी है। जो ऑनगोइंग है वो उनके लिए है जो अभी भी ट्रैवल में है और ये एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं वहाँ ट्रैवलिंग में से ही। अगर कोई भी ट्रैवलिंग में है तो वो ऑनगोइंग सेलेक्ट कर सकता है। मेरे केस में ऐसा नहीं था तो मैंने ये टू सेलेक्ट किया है। कंट्री कौन सी विजिट की है यहाँ डाल दिया है। सिटी कौन कौन सी में गया हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा सिटी में गए हैं तो आप यहाँ कोमा डाल के आप सिटी ऐड कर सकते हो। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में आप जो भी आपका जेन्युइन रीज़न था वो आप यहाँ लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे फैमिली विजिट लिखा है तो मैं इसको ऐड कर दूँगा तो ये पहली रो जो है वो क्रिएट हो जाएगी और इसके बाद वाली सब इसके नीचे आती जाएंगी। तो वो करके मैं वापस से आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो गाइस ये हो गई है ट्रैवल हिस्ट्री भी। मेरी केस में 3 ही ट्रिप थी तो मैंने ऐड कर दिया है। जो मोस्ट रिसेंट थी वो सबसे ऊपर है और उसके बाद सेकंड वाली और फिर सबसे पहले जो थी वो। तो इसी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है तो ये कुछ स्टैट्यूटरी क्वेश्चंस हैं सिंपल, कुछ क्राइम से रिलेटेड होंगे तो सब में आपको मोस्टली नो आएगा अनलेस यू हैव कमिटेड एनी क्राइम। तो मैं इनको फटाफट से भर देता हूँ। तो नो नो, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्राइम से रिलेटेड हैं, पर देखो अभी यहाँ पे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि हैव दिस एप्लीकेंट एवर बीन रिफ्यूज टू वीज़ा परमिट डिनाइड एंट्री और ऑर्डर। तो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है पहले तो चाहे वो कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं कि परमानेंट रेजिडेंट की हो, तो वो यहाँ पे आप मेंशन ज़रूर करें वरना बाद में फिर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड सारा उनके पास रहता ही है। नो स्टैंड। तो गैस ये मैंने भर दिए सारे। मेरे केस में सारे नो थे तो मैंने सब नो किए हैं। तो सेव एंड एग्जिट में कर रहा हूँ इसको। तो गैस पर्सनल हिस्ट्री भी हो गया है, ट्रैवल हिस्ट्री भी आ गया है इसमें पर्सनल में, और एड्रेस हिस्ट्री हमारा इसमें आ गया था पर्सनल डिटेल्स में, सॉरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। तो अभी मैं इसको देखता हूँ कि ये क्यों अभी भी कंप्लीटेड नहीं दिखा रहा है, तो मैं उसको चेक करता हूँ। सो गाइस ये एड्रेस हिस्ट्री में जो रीज़न था कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था वो मैंने देखा कि एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी और ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैंने देखा यहाँ पे देखो ये ईयर्स भी मैच होनी चाहिए। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे जो ईयर है वो डेट तो सही है, 14 जुलाई के बाद 15 जुलाई आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ईयर गलत हो गए थे, तो ये जो है यहाँ पे 13 आना चाहिए, वो मैंने गलती से 15 लिख दिया, इसलिए वो फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहा था। सो गाइज़ मैं ये मॉडिफाई करके आपको फाइनल स्क्रीन दिखाता हूँ। सो गाइज़ ये सारे फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं। ये थे प्रिंसिपल एप्लीकेंट के फॉर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो स्पाउस के फॉर्म पूछेगा। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं वो फॉर्म भर के नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो वो आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ फिल करनी है जैसे हमने इसमें की है। सो मैं बाकी के इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा। पेमेंट पेज तक मैं ट्राई करूँगा ये वीडियो बनाने की। तो एक चीज़ मैं इसमें दिखा देता हूँ जी, यहाँ पे मेरे केस में मेरी स्पाउस की वर्क हिस्ट्री जो थी वो हमने वर्क हिस्ट्री वाले सेक्शन में ही फिल की है। कई लोग इसको पर्सनल हिस्ट्री में भी ऐड करते हैं। सो गाइस अगर आप में से किसी का ऐसा केस है कि आपके स्पाउस को एम्प्लॉयर की तरफ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, सो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उनकी वर्क हिस्ट्री पर्सनल हिस्ट्री में मेंशन करें। ऐसा करने से आप बता भी रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं नहीं, तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स टोटली फाइन अगर आप पर्सनल हिस्ट्री में मेंशन करते हैं। ऐसा पहले बहुत लोगों ने किया हुआ है और सबकी पीआर भी हुई है। तो गाइस ये था वीडियो और मैं क्विकली दिखा देता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज किए हैं मेरे और मेरी वाइफ के। तो मैंने 2 फोल्डर बनाए हैं, मेरा और मेरी वाइफ का। ये एलओई लेटर है, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के नाम से टैब ओपन होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। इसको एलओई भी बोलते हैं, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। मैंने वैसे ही नाम रखा है, मैं इसको बाद में चेंज भी कर सकता हूँ जैसा मेरे को वहाँ पे पूछेगा। तो मैंने कैसे किया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, मैंने ये मेरा फ़ोल्डर बना लिया है, यहाँ मेरी वाइफ का फ़ोल्डर बना लिया है। और इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो मैं आपको दिखा दूँ तो मैंने 3-4 जगह जॉब की थी तो मैंने सब एम्प्लॉयर्स के डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल दिए हैं, जो भी लेटर्स मुझे मिले थे एम्प्लॉयर से। ये मेरा फ़ोटो है, डिजिटल फ़ोटो, ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा। ये मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पुलिस सर्टिफिकेट इंडिया का। ये मेरे जो भी फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स। और मैंने आप देख रहे हो मैंने सबके पीछे अपना नाम लिखा है ताकि जब मैं अपलोड करूँ डॉक्यूमेंट्स तो मेरे को वहाँ पे दिखाएगा ये पे अपलोड करते टाइम कि ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, मेरी वाइफ का हुआ है। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स के पीछे भी उसका नाम लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी अपनी फ़ाइल सबमिट करें आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे अरेंज करें और अपना नाम ज़रूर लिखें अपने डॉक्यूमेंट्स के पीछे। तो ये तो हुए मेरे डॉक्यूमेंट्स और सेम ऐसे ही मैंने अपनी वाइफ के भी अरेंज किए हैं। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो यही डिजिटल फ़ोटो, ये उस वाइफ का नाम, यहाँ पे उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट,
पुलिस सर्टिफिकेट और ये अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम। तो गाइस ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लोगे सब कुछ पहले ही, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो वन गो में आप पूरी फाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो हुए डॉक्यूमेंट्स कि कैसे अरेंज किए हैं मैंने। अब वापस चलते हैं अपने GCK लॉगिन में। मेरे पास दो ऑप्शन है अब, या तो मैं कंटिन्यू करके अपने जो भी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो पूछेगा मुझसे पोर्टल कि ये फॉर्म, ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इसके बाद, या फिर मैं अपना यहाँ पे उससे पहले अपना प्रीव्यू स्कोर देख सकता हूँ कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद ये आपको हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपका जो स्कोर जिस पे ITA आया था आपको एक बार मेक श्योर करना चाहिए कि ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद भी वो उतना ही है। तो मैंने कर लिया है, मेरा सेम है, तो मैं अब यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि ये मुझे दिखाए जो जो मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके। तो ये फॉर्म्स हैं जो मेरे को आए हैं अभी। गाइस सबसे पहले आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, विदाउट एनी डिले आपको सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये जो फॉर्म्स है ना वो कभी भी मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाद में आपको ये नाम दिखाएगा नहीं यहाँ पे जो अभी आपको दिखा रहा है। मैंने ये अपना एक प्रिंट स्क्रीन ले लिया है और तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे एक्चुअली में क्या क्या करना है। तो ये मैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट हूँ, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं। तो मुझे पासपोर्ट देना है, मैरिज सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ मेडिकल, PCC, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। सो गाइस फाइनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले ये दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो ये जो आपको नाम दिखा रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सेम नेम आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स कॉपी दो और उसके बाद अपना नाम लिख दो। प्रिंसिपल एप्लीकेंट या स्पाउस का डॉक्यूमेंट्स है तो स्पाउस का नाम लिख दो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने वीडियो में पहले दिखाया था सेम वैसा कर दो। और सेकंड थिंग, जैसा मैंने आपको बोला था कि स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में अगर आप देख रहे हो तो नीचे गायब हो गया कंपनी का नाम, तो वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है? तो ये सिस्टम में कोई बग है आई थिंक, पर ये परमानेंट नहीं है। अगर ऐसा दिखा रहा है तो आप लॉग आउट करो, लॉगिन करो, तो शायद वो वापस आपको दिखा दे कंपनी का नाम, तो आपको पता चलेगी कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है। तो ये दो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ और मैं आपको फाइनल स्क्रीन दिखाता हूँ। बस इसके बाद फिर कुछ है नहीं ज़्यादा, पेमेंट पेज ही है इसके बाद फिर। सो गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने नाम सब डॉक्यूमेंट्स को सेम नाम दे के बाद में अपना नाम लिखा है। इससे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं यहाँ पे, तो मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। सो बस इसके बाद कोई और स्टेप है नहीं, ये लास्ट स्टेप था। फाइल पूरी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद सिर्फ पेमेंट वाला स्टेप है। तो मैं पेमेंट करके और वो फाइनल स्क्रीन होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करोगे वो 4 MB के नीचे होनी चाहिए। आपको मेक श्योर करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों एक PDF में वो 4 MB के नीचे हों। और मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप बिना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के आप घर पे ही 4 MB के नीचे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो विद हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ एक वीडियो पे, तो मैं जल्दी ही उसको भी पोस्ट कर दूँगा। तो गैज़ ये रन हो गया सब, अब सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है जिसमें पेमेंट करनी है। तो मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी तरफ से सही हैं, तो आई जस्ट गो अहेड। तो ये आपको एक बार फिर से बता रहा है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं यहाँ पे, और नॉट सबमिटेड टू IRCC अभी तक सिर्फ अपलोड हुए हैं, सबमिट नहीं हुए हैं। आप अभी भी पीछे जाके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो इफ़ यू थिंक कि यार थोड़ा डाउट है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। टोटल फ़ीस जो दिखा रहा है यहाँ पे अभी करंट, आपने पुराने वीडियोज़ देखे होंगे उसमें बहुत सारे वीडियोज़ में फ़ीस जो है वो 2200 के अप्रोक्स दिखा रहा है, क्योंकि वो पुराने वीडियोज़ हैं। अभी ये है वीडियो 2021 का, तो ये फ़ीस आ रही है 2 लोगों की। तो ये है सिनेरियो साथ में फ़ाइल लगाने का। सो गाइज़ ये था वीडियो कि कैसे आपको अपनी PR फाइल सबमिट करनी है IT आने के बाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी नए वीडियोज़ बनाने के लिए सपोर्ट मिले। तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सपोर्ट मी। ये मेरा पहला ही वीडियो है तो आई एम श्योर कुछ फ्लॉज भी रहे होंगे, उसके लिए सॉरी। आई विल ट्राई टू improve and make better videos in future. Thanks again for watching this video and see you soon in another video. Till then, take care of yourself and bye bye.